हेलो जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के समक्ष हिंदू मैरिज एक्ट के वे महत्वपूर्ण सेक्शन जो आपके मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस पर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके को लिखने के लिए, तो वे कौन कौन से क्वेश्चन सेक्शन हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, वह आज आपको डिस्कशन किया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि वे कौन से सेक्शन हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 है, जो यह बताता है कि हिंदू कौन है। आप कई बार पूछा गया है कि हिंदू कौन है। इसको विभिन्न न्यायालय निर्णयों के माध्यम से वह बताएंगे। समय समय पर जो न्यायालय ने हिंदू को परिभाषित किया है, जैसे यकपुरुष दास बनाम मूलदास के बाद में, पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी के बाद में, राजकुमार बनाम बारबारा का केस, इन सब केसों को रेफरेंस देते हुए आप सेक्शन 2 को भी बताओगे। सीधे सेक्शन 2 पे नहीं जाओगे, क्योंकि सेक्शन 2 यह बताता है कि कोडिफाई होने से पहले हिंदू कौन थे और कोडिफाई होने के बाद हिंदू के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, और उस पर न्यायालय के जजमेंट भी लिखोगे। मेंस में जजमेंट का लिखना आवश्यक है, तो सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सेक्शन 3 जो परिभाषा खंड है, लेकिन परिभाषा खंड में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वह सपिंड और प्रतिसिद्ध नातेदारी है, जो आपको 60 नोट्स लिखने को आ सकता है। इसको आप देख लोगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5, जो बताता है कि वैलिड मैरिज के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। तो धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप, जिसमें 5 शर्तें दी गई हैं, सामान्यतः इसमें 6 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त ही यही है कि 2 हिंदुओं के बीच जो पक्षकार है वो 2 हिंदू होने चाहिए। अगर कोई एक हिंदू है और दूसरा गैर हिंदू है, तो वह शादी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू नहीं कर सकता है। तो आप अपनी आंसर राइटिंग को थोड़ा अच्छा कर लोगे, क्योंकि 5 तो धारा 5 में दी गई हैं जो शर्तें, उन शर्तों को लिखोगे। और एक शर्त जो धारा 5 में ही इंप्लाइड तरीके से दी गई है कि उसे हिंदू होना चाहिए, दोनों पक्षकारों को हिंदू होना चाहिए। तो धारा 5 आप इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो धारा 7 है। 7 कहता है कि हिंदू विवाह संस्कार है कि संविदा है। इसको अगर इस क्वेश्चन को हल करना है तो आप धारा 7 का उल्लेख करोगे, क्योंकि धारा 7 ही एक ऐसा सेक्शन है जो हिंदू मैरिज एक्ट को सक्रामेंट बताता है और कहता है कि विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तभी होगा जब सप्तपदी पूरा हो। सप्तपदी यानी 7वां पद पूरा कर लिया जाता है। तो यही एक सेक्शन है जो हिंदू मैरिज को संस्कार बताता है, और इसको आप रेफरेंस दोगे, इस पर केस लिखोगे। कई केस सुप्रीम कोर्ट के, अन्य हाई कोर्टों के इंपॉर्टेंट है, उसका रेफरेंस देते हुए इस क्वेश्चन को करोगे। तो सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। दूसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वह धारा 9 है। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए धारा 9 को पढ़ना पड़ेगा, धारा 9 के आवश्यक तत्व को देखना पड़ेगा। फिर इस पर जो केस हैं उन केसों को आप एक नोट कर लोगे, उस पर नोट्स बना लोगे और इसका आप आंसर दोगे। हमने इस पर ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाए हैं कि वे कौन कौन से केस हैं जो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिखोगे। हम आज केवल वह सेक्शन का इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धारा 9 इंपॉर्टेंट है। धारा 10 इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पृथक्करण, आपको शॉर्ट नोट भी आ जाएगा, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने को आता है। तो धारा 10 इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल जो है सेपरेशन की बात करता है, न्यायिक पृथक्करण की बात करता है। और ये जानते हो कि न्यायिक पृथक्करण का 1976 में वही आधार है जो तलाक का आधार है, डाइवोर्स का जो आधार है, उसी 1976 में संशोधन करके न्यायिक पृथक्करण के भी वही आधार बता दिए गए। तो धारा 10 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धारा 5 के शर्तों की उल्लंघन में अगर शादी होती है तो शादी का परिणाम क्या होगा। तो शादी का परिणाम धारा 11 और धारा 12 बताती है। इसके साथ ही साथ अगर परिणाम आपसे पूछे तो धारा 15 और धारा 7 का भी उल्लेख करना,
क्योंकि धारा 7 अभी देखो लिखा कि जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तभी होगा जब 7वां पद चला जाता है। अगर आपने कोई संस्कार अपने विवाह में इस करते समय फॉलो नहीं किया है तो वह विवाह शून्य माना जाएगा धारा 7 के थ्रू। हाँ, अगर आपने कोई रूढ़ि का पालन कर लिया है, दोनों पक्षकारों में से किसी के वहां की प्रचलित रूढ़ि का पालन करते हुए आपने शादी की है तो शादी वैलिड है। लेकिन आपने बिना किसी रूढ़ि के, बिना किसी सप्तपदी के शादी करते हैं जो आपके वहां वह रूढ़ि प्रचलित है, तो फिर वह शादी वैलिड नहीं होगी, शादी शून्य होगी। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि जो विवाह की शर्तों के उल्लंघन में, जो अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन में अगर शादी करते हैं तो शादी का परिणाम क्या होगा। तो आप धारा 11, धारा 12 और धारा 15 का भी उल्लेख करेंगे और धारा 7 का भी उल्लेख करेंगे। धारा 15 बताती है कि कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता है। ध्यान से समझना कि कहा कि कब, अगर आपने डाइवोर्स की डिग्री पास कर ली, प्राप्त कर ली है, तो फिर आप कब पुनर्विवाह करेंगे। अगर आप उस अवधि के अंदर शादी करते हैं तो फिर वह शादी शून्य हो जाएगी। तो यहां भी एक परिणाम होता है शादी के शून्य होने का। तो शून्य विवाह के संबंध में धारा 11, शून्यकरणीय विवाह के संबंध में धारा 12 और धारा 7 और धारा 15 का उल्लेख करोगे। यह इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा इंपॉर्टेंट है 13B, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिंदू विवाह को संस्कार न बनाने का एक महत्वपूर्ण सेक्शन बताया कि पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद। जैसा कि आप मानते हो कि विवाह क्या है, हिंदू मेथोलॉजी के थ्रू यह माना जाता है कि जन्म जन्मांतर का संबंध है, डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के कोडिफाई होने के बाद डाइवोर्स के ग्राउंड हो गए। पति पत्नी अगर उन धारा 13 के उल्लंघन में के आधार पे अगर होता है तो वह डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ 1976 में यह जोड़ दिया गया कि पारस्परिक सहमति के द्वारा भी, बिना अगर धारा 13 के कोई ग्राउंड नहीं भी है, तब भी पक्षकार अगर चाहते हैं कि हम अब साथ नहीं रहेंगे तो पारस्परिक सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं, जो हिंदू विवाह के संस्कार होने पर एक बहुत बड़ा आघात है। प्रोफेसर डेरेड महोदय ने भी कहा कि 1976 में जो संशोधन किया गया 13B, यह हिंदू विवाह के संस्कार की हत्या कर दिया। तो इस कोटेशन को लिखोगे और 13B का उल्लेख करोगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन धारा 13 जो विवाह विच्छेद का है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, फुल क्वेश्चन पूछता है कि विवाह विच्छेद के आधार क्या हैं। पत्नी के संदर्भ में और पति के संदर्भ में 13 का सब क्लास 1 पति और पत्नी दोनों को राइट देता है। 13 का सब क्लास 2 पत्नी को राइट देता है कि विवाह किन आधारों पर पति या पत्नी अपने विवाह को अलग कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। तो यह ग्राउंड, इसी में आपको आ जाता है एक ब्रेकडाउन थ्योरी। ब्रेकडाउन थ्योरी 1976 में जोड़ी गई। इसके दो आधार हैं। आप जानते हो कि अगर धारा 9 और धारा 10 के थ्रू डिग्री पास हो गई है, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री पास हो गई है और पक्षकार 1 साल के अंदर वैवाहिक जीवन को पुनः प्रारंभ नहीं करते, कंजुमेशन नहीं करते, तो फिर वह ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स का। उसी को कहते हैं ब्रेकडाउन थ्योरी। हो सकता है कि आपको ब्रेकडाउन थ्योरी पूछ दे टिप्पणी में क्या, और मेंस में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आप धारा 13 को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट, वह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से धारा 24 और 25। यह मेंटेनेंस की बात करता है कि विवाद अंतरिम मेंटेनेंस, अगर डाइवोर्स की का कार्रवाई चल रही है पक्षकारों के बीच तो कोर्ट अंतरिम भरण पोषण का आदेश देगा और शाश्वत भरण पोषण का आदेश धारा 25 में देता है, जिसे अस्थायी निर्वाहिका एवं भरण पोषण की बात करता है। तो मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे बाहर कभी नहीं पूछा गया है और नहीं पूछा जाएगा। तो आप इन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आज बताया आपको, इसी पर एक नोट्स बना लोगे, उसके सेक्शन लिखोगे और उसके जो न्यायालय के निर्णय हैं, केस लिखे हैं उससे संबंधित उस केस को लिखोगे और एग्जाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोगे। तो आपका इन्हीं सेक्शनों को आप एक मेंस के लिए बना लोगे, नोट्स बनाओगे, ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो सके, आप एग्जाम में पास हो सके। धन्यवाद। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं।